अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। अब आप सोच होंगे कि इतने दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया है, इतने दिनों बाद मेरा ये व्लॉग आया है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न थे, बहुत सारी रुकावटें थी जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। मुझे मेरे हेल्थ को लेकर, बच्चों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे व्लॉग को वहीं पर रोकना पड़ा। बिकॉज़ मेरे लिए मेरी हेल्थ और बच्चे ज़्यादा ज़रूरी थे, तो ये दोनों काम साथ में नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, मैं आगे आगे आपको बताती हूँ। हाल फिलहाल बच्चे मदरसे से आ चुके हैं क्योंकि टाइम हो गए 4:15। तो अब इनको पहले चेंज करवाते हैं, इनको क्या खाना है वो इनसे पूछते हैं, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आ चुके हैं मदरसे से। इल्मा, इल्मा, दोनों बच्चे मदरसे से आ चुके हैं। अब इनको चेंज करवाते हैं, इनको क्या खाना है वो सब करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। काम करो। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ रवे का हलवा बच्चों के लिए। सूजी का हलवा, रवा भी बोलते हैं, सूजी भी बोलते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगी, यहाँ पर डालूँगी देसी घी। बिस्मिल्लाह, 2 बड़े चम्मच देसी घी। इसके अंदर हम डालेंगे रवा। उसको अच्छे से हमें सेकना है घी में, बहुत अच्छे से। ना ही ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है और ना ही ज़्यादा लाइट ब्राउन। बहुत अच्छी खुशबू आती है देसी घी में बनाने में। और देसी घी खाना चाहिए बिकॉज़ देसी घी हेल्दी भी होता है और साथ ही साथ मतलब टेस्ट भी अच्छा आता है हलवे का। तो हम इसे अच्छे से पहले मिला लेंगे। मैं पकड़ने के लिए ले लूँगी। यस, अच्छे से मिलाएंगे इसको और इसे अच्छे से हमें भूनना है जब तक इसके अंदर एक अच्छी सी फ्लेवर ना आ जाए घी का और खुशबू ना आने लगे सूजी और घी का साथ में, तब तक अच्छे से हम इसे भूनते रहेंगे। यहाँ पर देखिए एकदम मस्त सा फ्लेवर आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और साथ ही साथ देखें सूजी वाइट थी, हमने इसको इतने अच्छे से लो फ्लेम पे पकाया है कि ये ब्राउन हो गई है, मतलब लाइट ब्राउन जैसी चाहिए वैसी हो गई है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये पक चुकी है अच्छे से। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मैंने दूध लिया है, इसमें हमने डाल देना है, इसे अच्छे से मिला लेना है। इसी के साथ हमें जितना भी शक्कर चाहिए वो ऐड कर देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 2 3। ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए मुझे, इसीलिए तो थोड़ा कम डालेंगे। इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी और इसे हमें पकने देना है। फ्लेम को करना है हाई, इसमें बॉईल आने देना है। तो यहाँ पर देखिए दूध मैंने लो फ्लेम ही रखा है, ज़्यादा हाई नहीं है। दूध हो चुका है अच्छे से, मतलब पूरा देखिए दूध इसमें मेल्ट हो चुका है। तो अब इतने पे ही हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पे इसे हमने लीड लगा देनी है, ठीक है। इसे लीड लगा के हमने 5 से 10 मिनट इसे दम होने देना है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। यहाँ पर इकरा कर रही है अपना होमवर्क स्कूल का, है ना। कितना सारा पेंडिंग है, 2-3 डेज़ का, जब से सैटरडे से, है ना। फ्राइडे को गई थी, सैटरडे को भी नहीं किया, संडे को भी नहीं किया, एकदम फुल एंजॉय था। अभी फटाफट से पूरा कंप्लीट करो। और वहाँ पर इल्मा अपना प्ले कर रही है, एंजॉय कर रही है। हाँ, उसको वो लिखने दे बेटा, अपना खेलो अलग। इल्मा का एक्चुअली क्या है, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था तो उसका इतना टेंशन नहीं है। इकरा का बाकी था, इसका हमेशा ही बाकी रहता है। इसको जब भी बोलो ना लिखने तो इसकी कलाइयाँ दुखने लगती है ना इकरा। और टाइम पास इसके पास इतना होता है, होमवर्क करने के टाइम पे आप देखते जाओ गाइस खाली। अगर वो पेज फट जाता तो, पेज फट जाता तो, ये इसके ऐसे ऐसे काम है देखो। चलो फटाफट कंप्लीट करो, ये कुछ यहाँ उल्टे काम कर रही है। हाँ, क्या किया। हाँ, खिलौने कैसे भी दो, हमें तो ख़राब ही करने हैं, बर्बाद ही करना है ना, काट के तोड़ के। ये बैट का पूरा सेट लाए थे, जो इन लोगों ने खेला नहीं, इनको मतलब हर रोज़ नया नया टॉयज़ चाहिए और वो भी 1 से 2 घंटे खेलने, फिर उसके बाद वो वेस्टेज ही जाता है ना। पहले ओपन करते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है, तो अभी मैं इसे मस्त चलाती हूँ।
तो यहाँ पर हलवा बन के हो चुका है रेडी। कैसा बना है इल्मा? अच्छा है, बहुत टेस्टी बना है। मैं भी खा रही हूँ, बच्चे भी खा रहे हैं। और इकरा गई है अभी एक काम से ऊपर अपनी चाची को बुलाने, है ना। कल का व्लॉग मैंने वहीं तक रहने दिया था। आज नेक्स्ट डे है। कल बच्चों का होमवर्क करवाने में इतनी बिजी हो गई। उसके बाद खाना बनाना था, बहुत कम टाइम था तो जल्दी जल्दी मैंने सब किया। और अब हो चुका है नेक्स्ट डे। तो बस यही बात थी कि इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। आई थिंक के 1 साल या 11 मंथ होने वाले हैं। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो आपको ये देनी है कि यस आई एम प्रेग्नेंट। तो मतलब मुझे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत ही सारे कॉम्प्लिकेट केस हो चुके थे मेरे साथ। एक तो अर्ली प्रेगनेंसी थी, ऊपर से थोड़ा बहुत ऐसा मसला था मेरी वीकनेस का। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ जो नहीं होनी चाहिए थी, जो आई थिंक मेरे साथ फर्स्ट टाइम वो सब हुआ। ऑलरेडी मेरी 2 डिलीवरी हो चुकी है, बट ये थर्ड टाइम में था जो बहुत ही ज़्यादा अलग था, जिसमें मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई। पीरियड्स के आने के पहले ब्लीडिंग्स हुई मुझे, मतलब मेरी पीरियड्स की डेट 13 थी। उसके पहले 27 और 28 को मुझे प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं, बट हाँ मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा था। तो मैं टेंशन में थी कि मतलब क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट मंथ में मेरा डेट चढ़ के आया था, उसके बाद इस मंथ में ऐसा हुआ। तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी मैं, क्योंकि इतनी जल्दी मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती थी। कहीं ना कहीं मुझे डाउट था कि यस आई एम प्रेग्नेंट, बट डॉक्टर जब तक हमारी पीरियड डेट मिस नहीं होती है तब तक वो कंफर्म नहीं करते हैं, या फिर वो पता नहीं चलता है। बट 27 28 एंड जो मेरी पीरियड्स की डेट है 30 मैं उसी तारीख को डॉक्टर के पास गई थी, सेम डेट, कि मेरा पीरियड जो है वो आया नहीं है और मेरे साथ 2 दिन पहले ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम एक बार चेक करते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, उसमें जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हमें फिर ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सोनोग्राफी में मेरा चेकअप हुआ, उसके अंदर माइनर सा डॉट था। मतलब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, बेबी है या नहीं है। माइनर सा डॉट था जिसको लेकर मैं बहुत कन्फ्यूज़न में थी। हाँ, फिर मैंने आने के बाद वहाँ पर भी टेस्ट करवाया था प्रेगनेंसी का, जो किट में करवाते हैं वो। तो उसमें पॉजिटिव आया था, और मैंने घर आके भी किया, उसमें भी पॉजिटिव आया था। बट मसला ये था ना कि लाइन जो थी वो डार्क नहीं आ रही थी, बहुत पिंक लाइन थी, बहुत ही लाइट शेड था, जो मतलब कंफर्म नहीं कर सकते थे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। और फिर सोनोग्राफी में भी ऐसा आया था कि एक जो छोटा सा डॉट जैसा दिख रहा था, बट वो प्रॉपर ना ही उसमें कुछ ऐसा जैसे ना ही धड़कन थी, ना ही फिर कोई बच्चा ऐसा था। तो डॉक्टर ने वही कहा कि अभी तक आपका आज 1 मंथ हुआ है, मतलब आज 30 तारीख है, तो आप 7 डेज़ निकाल के फिर आना। तो 7 डेज़ मैंने निकाले। 7 डेज़ के बाद 7 डेज़ के बाद मैं गई फिर से, तो फिर से मेरा चेकअप हुआ, तो यस बेबी था, बट बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी। तो फिर से डॉक्टर ने मुझे कहा 10 से 15 दिन आप निकालो, और मुझे इंजेक्शन चालू कर दिए थे उन्होंने। ठंडक के इंजेक्शन कुछ बोलते हैं, वो करके उन्होंने चालू कर दिए थे। उसके बाद मैं फिर से 10-15 दिन बाद गई, तो बेबी की हार्ट बीट आ चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा था, बट मुझे डॉक्टर ने बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस होने के लिए बोल दिया था कि ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशरलाइज नहीं होना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल दी थी। उसके बाद कंटिन्यू मेरा 3 मंथ्स तक, पूरा कम्प्लीटली 3 मंथ्स तक मुझे वीक बाय वीक इंजेक्शन लगे हैं ठंडक के। हर वीक मुझे हर हफ्ते में एक बार लगता था वो, तो मैं कंटिन्यू वीक बाय वीक गई 3 मंथ्स तक। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था, अच्छा चल रहा था। बट मुझे जो है बेबी की मूवमेंट भी है ना, जो वो मतलब 5 मंथ लग के एहसास होने लगती है, तो एहसास मुझे भी होने लगी थी। बट जो दोनों दो जो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी रही है ना, उसमें मुझे प्रॉपरली पता चल गया था जब तक। तो मुझे इस बार नहीं मालूम पड़ा कि 5 मंथ लग चुका है और मूवमेंट नहीं सही से पता चल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस हल्का फुल्का कुछ ऐसा था। तो मैंने वो भी डॉक्टर के साथ क्लियर किया, तो उन्होंने कहा 7 मंथ तक होता है, किसी किसी को नहीं पता चलता, 7 मंथ तक निकल जाते। तो मुझे ऐसा था कि मेरी 2 प्रेगनेंसी की जर्नी पहले रह चुकी है, और उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे 4th मंथ में एहसास होता था, और 5th मंथ में प्रॉपरली मूवमेंट मुझे पता चलती थी। तो ये सब टेंशन था। उसके बाद जो है
एक सोनोग्राफी कराई जाती है जो तीसरे महीने में करवाते हैं, उसके बाद करवाते हैं 6 मंथ में। कुछ खोड़ खापड़ की होती है तो वो भी मेरी हुई, उसके बाद भी सब नॉर्मल था। बट बेबी में थोड़ा सा कुछ तो था जो उन्होंने क्लियर नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मुझे है ना बेड रेस्ट करने के लिए बोला और एक रिपोर्ट निकालने के लिए बोला कि पहले रिपोर्ट निकालो, उसके बाद हम क्लियर करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो 7 डेज़ मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट बोला था, मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट किया। उसके बाद हमारी रिपोर्ट आई, हम गए डॉक्टर को दिखाने। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि जो भी चीज़ें थी सब नॉर्मल थी। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ थी जिसके लिए हमें रिपोर्ट करवानी पड़ी, उससे पहले उन्होंने नहीं बताया था। तो वो चीज़ एक अच्छी हो गई, क्योंकि अगर पता चल जाता तो टेंशन बहुत ज़्यादा रहता। तो वो रिपोर्ट कराई, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से सब नॉर्मल था। उसके बाद से जो है मेरी जर्नी अभी तक नॉर्मल चल रही है। तो बस यही सारी चीज़ें मेरे साथ मतलब हाँ 10 मंथ 10 मंथ्स हो जाएंगे। 2 मंथ्स तो मैं ऐसे ही परेशान थी, मतलब डेट कभी ऊपर चढ़ती थी कभी नीचे आती थी, पीरियड्स आते थे बट सेम डेट पर नहीं आ रहे थे 2-3 महीने में। तो मैं उस चीज़ के टेंशन में थी। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ गई, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहने लगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होने लगा, साथ ही 2 बच्चे, घर, सब कुछ देखना। तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेडेक हो चुका था और ऊपर से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं होना है। तो मैंने यही डिसीज़न लिया कि मैं अपने इस चैनल को, व्लॉग को अभी के लिए स्टॉप कर देती हूँ। कर सकती थी मैं, बट बहुत मुश्किल था मेरे लिए। वो टाइम मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग था। अल्लाह का शुक्र है कि वो टाइम मेरे लिए निकल गया। और मैं हर माँ के लिए दुआ करती हूँ, जितने भी प्रेग्नेंट्स हैं उनकी जितने भी मंथ्स बाकी हैं या फिर वो कंसीव किया है, वो सारे दिन उनके बहुत आसानी से निकल जाए। स्टार्टिंग के 3 मंथ मेरे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग थे गाइस। मतलब मुझे ना खाने की इच्छा होती थी, अगर मैं खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, पानी पीती थी मुझे वॉमिटिंग हो, मैं कुछ भी चीज़ 3 मंथ में कर, जब मुझे स्टार्टिंग का 3 मंथ था, मैं पानी पीऊँ या फिर मैं खाना बनाऊँ या खाना खाऊँ, मुझे वॉमिट हो जाती थी। बहुत ही दिक्कत वाले दिन रहे थे। मतलब मुझे पकाने का भी फिर मन नहीं करता था, क्योंकि मैं जब जब खाना बना लेती थी उसके बाद मुझे वो खाना खाने का मन ही नहीं करता था। बहुत ज़्यादा इरिटेट थी मैं। उसके बाद सब कुछ अल्लाह का शुक्र था कि सब आसानी से दिन चलते गए, सब होता गया। अब बस दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे, सही सलामत और तंदुरुस्त के साथ हो जाए। अभी सबकी बहुत दुआ की गुजारिश है। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, ऐसी हालत में जिसके लिए दुआ करो, जो दुआ करो बोलते कबूल होती है। तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, या अल्लाह सबकी जितनी भी जो भी परेशान है या जो भी अपनी रोज़ी से तंग है या जितनी भी माएँ माएँ जो बे औलाद है, उन सब को अल्लाह ताला औलाद अता करे। बस यही आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी जब भी दुआ करें तो वो बे औलाद माँ हैं उनके लिए ज़रूर दुआ करें। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत उसकी औलाद से बड़ी कोई नहीं है, उसकी औलाद ही सबसे बड़ी नेमत है। और अगर औलाद ही ना हो तो कितना पेन होता है। मेरी तो 2 प्रेगनेंसी हो चुकी है, मेरी 2 माशाल्लाह से बेबी है। फिर भी जब मुझे 3 मंथ्स तक पीरियड्स का मसला था, अप डाउन था, तो मेरा दिल हमेशा धक धक करता था कि क्या पता इस बार होगा या नहीं होगा या क्या है, मतलब कन्फ्यूज़न रहता है। तो वैसा था। तो सोचो जिसके नहीं होते उन्हें कितना दर्द होता होगा। पर कोई बात नहीं, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब्र कीजिए। मैंने भी बहुत सब्र किया। बस अल्लाह ताला हर किसी को इस औलाद की खुशनसीबी से नवाजे और सही सलामत अता कर दे। तो बस मेरी यही दुआ है आपसे भी कि आप मेरे लिए भी दुआ करें और सही सलामत से हो जाए। बस अल्लाह का रहम बरसे मेरे ऊपर कि जिस तरह से 2 मेरी डिलीवरी हुई है उसी तरह इस बार भी नॉर्मल हो जाए। इसी के साथ साथ रमज़ान भी आने वाला है। देखो नेक्स्ट मंथ में रमज़ान है। आज 18 तारीख हो चुकी है, 12-13 दिन ही रहते हैं। तो मैंने तैयारी तो कर ली है थोड़ी बहुत, जो जो चीज़ें मुझे रमज़ान में चाहिए। बट मैंने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं ली है, मैंने कोई राशन नहीं भरा है, बिकॉज़ ऑफ माई हेल्थ। क्योंकि अगर मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी और मैं सारी चीज़ें लाके ऑलरेडी रख दूँगी, उस टाइम पे क्या होगा नहीं होगा या मुझसे हो पाएगा नहीं होगा, तो सारी चीज़ें बिगड़ेगी। तो मैंने ये डिसीज़न लिया। हाँ, जो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ नहीं मिलती, वो सब मैंने थोड़ा-थोड़ा ले लिया। बाकी कुछ भी चीज़ अगर है तो वो मैं यहाँ से पास से ही लेने वाली हूँ। मैंने कोई ग्रोसरी शॉपिंग इस बार इतनी ख़ास नहीं की है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाए। लेकिन अब इंशाअल्लाह कंटिन्यू व्लॉग आएँगे। आप मेरी जितनी भी जर्नी बाकी है वो जर्नी ज़रूर देखेंगे और इंशाअल्लाह मैं आपके साथ हर एक चीज़ अब शेयर करूँगी। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, दुआ करें, बस आपसे यही गुज़ारिश है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आप अपना सबका ख़्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।